हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक मेंटेनेंस जजमेंट की हम बात करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग अपने अपने मामलों के हिसाब से अलग अलग चीज़ों पर रिलाय करते हैं। जैसे कि कोई ये कहता है कि मेरे पर मेरे माता पिता की जिम्मेदारी है, कोई कहता है मेरे बहन भाई की जिम्मेदारी है, कोई कहता है मेरे को कोई बीमारी है, इस पर इतना पैसा लग रहा है, कोई कहता है मेरा लोन लिया हुआ है, इसकी इतनी किस्त जाती है। और भी तरह तरह की कंडीशंस होती हैं जिनके आधार पर आप रिलाय करके कोर्ट को कन्विंस करते हो कि आपका मेंटेनेंस नहीं बांधा जाना चाहिए। या फिर इसके अलावा ये भी होता है कि पत्नी एजुकेटेड है, या पत्नी ने पहले कहीं जॉब की है, या वर्तमान में वो ट्यूशन पढ़ा रही है। अब इस प्रकार का एक मामला जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं लैंडमार्क जजमेंट है ऐसे सभी लोगों के लिए जो लोग मेंटेनेंस केस में हैं। इससे आपको पता चलता है कि आपको किन चीज़ों पर रिलाय करना चाहिए और किन पर नहीं। और सही तरीका, सही चीज़ प्रैक्टिस में जो चल रहा है वो आपको पता होगा, तभी आप कोई रिलीफ ले पाएंगे। तो इस मामले को शुरुआत से आखिर तक जानेंगे कि आखिर में कोर्ट ने इसमें क्या डिसीजन लिया और जो डिसीजन था उसका आधार क्या था। मामला ये ऐसा था कि पत्नी ने 125 सीआरपीसी का केस फाइल किया था। 8 अगस्त 2022 को इस केस में 12,000 रुपये प्रति माह का ऑर्डर हो गया। पति इस आदेश से क्षुब्ध था और इस आदेश से क्षुब्ध होकर के पटना उच्च न्यायालय में आया था। वहां पर उसने एक क्रिमिनल रिवीजन फाइल करके इस निर्णय को चुनौती दी थी। उसका इस चुनौती का यानी क्रिमिनल रिवीजन का जो जीस्ट था, जो आधार था, वो ये था कि फैमिली कोर्ट ने इस अमाउंट को तय करते हुए उसकी वित्तीय देनदारियों को ध्यान में नहीं रखा है, मतलब उसकी जो लायबिलिटीज हैं उनको ध्यान में नहीं रखा है। अब उसका यहां पर यह कहना था हाईकोर्ट में कि वो आरपीएफ में सिपाही के पद पर कार्यरत है। उसके ऊपर उसके 2 भाइयों की जिम्मेदारी और उसकी दिवंगत बहन की बेटी की जिम्मेदारी भी है। साथ ही उसने लोन लिया हुआ है, उसकी किस्त जाती है और उसके बाद उसकी जो आय है वो बहुत कम रह जाती है। अब हाईकोर्ट को यहां पर इस पूरे मामले पर विचार करना था कि जो 12,000 रुपये प्रति माह बांधा गया है ये सही है या नहीं, और पति अपनी जो जिम्मेदारियां बता रहा है इसको नीचे की कोर्ट ने कंसिडर किया है या नहीं, या किया जाना चाहिए या नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से कोर्ट ने इन सब चीज़ों को बताया। आप भी अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहां पर कोर्ट ने एक तरह से जिम्मेदारियों को 2 भागों में बांट दिया, वैधानिक जिम्मेदारियां और नैतिक जिम्मेदारियां। कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि पत्नी का भरण पोषण करने की पति की वैधानिक जिम्मेदारी होती है। अब पति ने यहां पर बताया था कि उसके ऊपर 2 भाइयों की भी जिम्मेदारी है। तो कोर्ट ने कहा जो भाई होते हैं वो डिपेंडेंट में काउंट नहीं होते और ना ही उनका भरण पोषण करने की पति की वैधानिक जिम्मेदारी होती है। दूसरे शब्दों में पत्नी के भरण पोषण का कानूनी दायित्व अन्य संबंधियों के प्रति वित्तीय दायित्वों पर प्राथमिकता रखता है। भाई जो होते हैं उन्हें विधिक रूप से आश्रित नहीं माना जा सकता, इसलिए उनकी जिम्मेदारी पत्नी के भरण पोषण की जिम्मेदारी पर हावी नहीं हो सकती। दिवंगत बहन की पुत्री का भरण पोषण एक पुण्य कार्य है, एक अच्छा कार्य है और नैतिक जिम्मेदारी हो सकती है, परंतु वैधानिक नहीं। पत्नी का भरण पोषण करना पति का कानूनी दायित्व है, लेकिन भाई बहनों का, भांजे भतीजियों का भरण पोषण करना उसी प्रकार से कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। यानी इन शॉर्ट यहां पर कोर्ट का यह मानना था कि पत्नी का भरण पोषण करने की तो वैधानिक जिम्मेदारी है, बाकी सारे जो लोग हैं उनकी भरण पोषण करने के लिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, वैधानिक नहीं है, और पत्नी के भरण पोषण की जिम्मेदारी प्राथमिकता रखेगी। दूसरा, यहां पर पति की जो इन हैंड इनकम आ रही थी वो 41,000 आ रही थी। यहां पर कोर्ट ने कहा कि 41,000 रुपीज में जो नीचे की कोर्ट थी उसने उसकी वेतन पर्ची को ध्यान में रखकर ही 12,000 रुपये प्रति माह बांधा है। अब 41,000 यानी अराउंड फिगर में 40,000 ले लीजिए, इसका 25% भी किया जाए तो 10,000 रुपये बैठता है, लगभग 12,000 रुपये बंधा हुआ है। अब यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि 25% तक न्यायोचित है, तो अगर आप 25% भी इसका करेंगे तब भी बनता है। लेकिन यहाँ पर ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने इस निर्णय को बरकरार रखा 12,000 रुपये प्रति माह के, और बोला यही देना पड़ेगा जी, यानी पति को किसी भी प्रकार की कोई रिलीफ नहीं मिली। तो दोस्तों ये तो हो गया जजमेंट। अब हम बात करते हैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की। देखिए, पत्नी के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं है हमारे देश में। पत्नी एक दिन आपके घर में रही है या 1 महीना रही है, उसने कभी आपकी रिस्पेक्ट करी है या नहीं करी है, आपके माता पिता को कभी खाना बना के दिया है या नहीं दिया है, आपके साथ विवाह में रहते हुए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी, या फिर दूसरी शादी ऑलरेडी कर चुकी थी, या फिर आपके साथ धोखाधड़ी से शादी करी थी, या फिर उसने अपनी इनकम को छिपाया था, इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं। लेकिन पत्नी को भरण पोषण के मामले में प्राथमिकता है। तो इस बात पे मैं तो देखिए बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं पत्नी की भी तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसको प्राथमिकता आप दीजिए, उसका अधिकार है, लेकिन इसके साथ साथ पहले यह भी तय होना चाहिए कि वो खुद के पार्ट पे फॉल्ट में तो नहीं है। लेकिन इसके लिए कोई कानून, कोई नियम कुछ कतई नहीं है। बहुत बुरा हाल है। रोज लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से हजारों किलोमीटर दूर से रोते बिलखते दूसरे शहरों में विजिट कर रहे हैं, पता नहीं कितना पैसा बहा रहे हैं। तो कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं
जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाती। आप लोगों के जो भी इस पर विचार हों आप कमेंट्स में बता सकते हैं। इस मामले का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।